हेलो दोस्तों, नमस्कार। जामदा पाठशाला चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेक बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम जो अभी चल रही है और 27 मार्च को आपकी साइंस की होनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपके लिए उसी को देखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किया है। तो चलिए क्लास को बिना देरी हुए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है दोस्तों आपका, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 2, गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों F = R/2। सवाल नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? ठीक है दोस्तों, मतलब प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में आवृत्ति की भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है दोस्तों। ठीक है। सवाल नंबर 4, एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी दोस्तों 1 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 5, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 6, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है, वाहन देखिए, मतलब 4 चक्का गाड़ी जो होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें जो हेडलाइट होता है वो उसमें किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है, यही बोलना चाह रहा है तो दोस्तों, तो उसका जवाब हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। सवाल नंबर 7, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दोस्तों दृष्टि पटल। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 7 का D नंबर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट 8, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है दोस्तों? तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ठीक है। सवाल नंबर 9, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? तो 8 नंबर का आपका हो जाएगा पुतली। पुतली दोस्तों देखिए, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा पुतली के बारे में। क्या बोल रहा है? नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आंख में जो काला सा जो होता है, ठीक है, जो दिखता है, ठीक है, उसको हम लोग पुतली बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ज़्यादा धूप पड़ने से क्या होता है, उसमें कम होता है, और जिसमें क्या होता है, अगर वही चीज़ अधिक प्रकाश पड़ता है तो पुतली छोटा हो जाता है, और उसमें थोड़ा प्रकाश कम पड़ता है तो क्या होता है कि पुतली बढ़ता है। मतलब बढ़ते और घटते जरूर आपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 होता है दोस्तों आपका, ये रहा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ठीक है, तो दोस्तों मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा तथा वास्तविक होती है। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 11, 1 किलोवाट हावर निम्न में से किसकी इकाई है दोस्तों? ठीक है, तो ये किसका है दोस्तों? ये हो गया आपका शक्ति का इकाई है। ठीक है। कूलम किसका एसआई मात्रक है दोस्तों? कूलम आपका हो गया दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 13,
विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ठीक है दोस्तों, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ठीक है दोस्तों, क्या परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 14। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों, जल का विद्युत अपघटन ये वियोजन अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 हो गया दोस्तों आपका। ये अब क्या हो गया? कॉपर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ये टूटकर क्या बनता है दोस्तों? कॉपर प्लस जल। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, उपचयन क्रिया में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, ये बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 16। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है दोस्तों? ठीक है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों? तो इसमें आपका हो रही है, ये हो रहा है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक का सूचक आपका हो जाएगा आपका लिटमस पत्र। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 18। किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है दोस्तों, pH मान जो होता है दोस्तों वो 7 होता है। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो क्षार होता है, और उससे कम हो गया मान लेते हैं यहाँ पे pH मान। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मान लेते हैं इसको मतलब 0 मानते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हो गया pH मान होता है 7 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इससे आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 8, 9, 10, तो क्या हो गया दोस्तों? इस तरफ अगर जाते हैं तो ये आपका उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वही चीज़ इस तरफ जाता है तो ये आपका हो गया क्षारीय। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया आपका ये, इसका आंसर डी नंबर का हो गया। ठीक है दोस्तों, pH मान 10 है बोल रहा है। तो चलिए 18 नंबर का सवाल, 19 नंबर का। उन्नीस नंबर का दोस्तों दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? ठीक है दोस्तों, हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। सवाल नंबर 20। इमली में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? इमली में होता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 21। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका हो गया दोस्तों आपका पारा। ठीक है दोस्तों, जिसको आप बोलते हैं मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 22। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक
बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसा दिख रहा है ऑप्शन ऐसा तो दिख नहीं रहा है, इसका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसका सूत्र भी यहाँ पे लिख देता हूँ, NHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप इसका आंसर इसी को समझिए। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर बना है? ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बना है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर 24 हो गया दोस्तों आपका, अधिक क्रियाशील बोल रहा है जिसको आप पोटेशियम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 25, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं दोस्तों? खनिज, है ना, क्या कहते हैं? खनिज। ठीक है, अयस्क हो गया आपका धातु। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम इसका 7.5% पाया जाता है। खनिज जो आपका हो गया अधातु। ठीक है, ये ऑक्सीजन में पाया जाता है दोस्तों 49.17%। ठीक है दोस्तों, 26, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? प्रोपेनॉल जिसका सूत्र होता है दोस्तों, केमिकल सूत्र जिसका होता है C2H5CHO। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एल्डिहाइड। ठीक है, ये जुड़ता है किस में? CHO। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या नहीं होता है, वो चीज़ पूछ रहा है। तो उसमें होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है दोस्तों। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, पेड़ पौधा क्या करता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन का मुक्त होता है। ठीक है, सवाल नंबर 28, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ठीक है दोस्तों, फ्लोएम क्या होता है दोस्तों? फ्लोएम जो होता है दोस्तों पौधे क्या करता है दोस्तों? पत्ती से अपना प्रकाश संश्लेषण से प्रक्रिया से वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, वो हर ब्रांच के विभिन्न भागों में अपना खाद्य पदार्थ को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, वो जिम्मेदार मतलब अपना खाद्य पदार्थ का जो पहुंचाने का जिम्मेदार है वो फ्लोएम है दोस्तों। ठीक है, तो अन्य ब्रांच में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, ये ऊपर और नीचे दोनों की ओर पहुंचाता है। सवाल नंबर 29, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, तो क्या बोलता है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये न्यूरॉन, यहाँ हमको लगता है दोस्तों ठीक से लिखा हुआ नहीं होगा टाइपिंग, ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है,
अगर ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा तो आप इसी को टिक करेंगे, नहीं तो आपका इस तरह लिखा हुआ रहेगा दोस्तों। नेफ्रॉन। ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। थर्टी, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ठीक है दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों, बाज़ार में क्या होता है कि फल को पकाने के लिए जितना भी फल आता है वो सब कच्चा आता है, लेकिन उसको पकाने के लिए क्या करता है दोस्तों, उसको पकाने के लिए एथिलीन जो एक गैस का नाम है, एथिलीन क्या है, ये एक प्रकार का गैस है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के माध्यम से फल को पकाता है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट 31, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, एस्ट्रोजन जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 32, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? 32 देखिए दोस्तों, ये है परागण, निषेचन, लैंगिक जनन, मुकुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे जनन। अगर जनन दिया हुआ है तो जनन में टिक कीजिएंगे। ठीक है, नहीं तो इस तरह करके दिए हुए रहेंगे। लैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 33, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया स्पर्म, स्पर्शक। ठीक है, और ये हो गया आपका, ये हो गया दोस्तों आपका स्पर्शक। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों, यहाँ नीचे जो भाग दिख रहा है ये हो गया मुकुलन, मुकुल जिसको आप बोलते हैं, अंग्रेजी में आप इसको बर्ड भी बोलते हैं, BUD बर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रजनन विधि जो होता है वो अलैंगिक होता है, और अलैंगिक क्या होता है, ये मुकुलन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, A नंबर का। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट 34, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, किस टाइप का दोस्तों, समजात अंक है। ठीक है, सवाल नंबर 35, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल जो है अपने प्रयोग के लिए क्या किया दोस्तों, किस पौधे को चुना, ये मटर, मटर के पौधे को चुना। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 36, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कुछ मैं बता देता हूँ दोस्तों, उत्पादक किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है दोस्तों घास, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, टिड्डी जिसको बोलते हैं आप, टिड्डी के बाद आता है दोस्तों आपका मेंढक,
मेढक के बाद आता है दोस्तों आपका सांप। सांप के बाद आता है दोस्तों आपका बाज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, घास जो आपका हो गया ये उत्पादक हो गया, उत्पादक। ठीक है, टिड्डी आपका हो गया, ये आपका प्रथम उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता हो गया, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा उपभोक्ता। तो यहाँ पे पूछ रहा निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो उत्पादक कौन है दोस्तों, घास हो गया। ठीक है, 37। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, प्रथम पोषी स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, किसी आहार, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का प्रथम पोषी स्तर का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 38। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत के लिए अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CFC। अब बोलेंगे सर CFC क्या होता है, CFC दोस्तों ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 39। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है मतलब जैव मात्रा से प्राप्त ईंधन कौन कौन आपका हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, गोबर गैस हो गया। ये सब क्या है, जैव मात्रा ईंधन हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये हो गया नाभिकीय ऊर्जा। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, जैव, यहाँ पे पूछ रहा है जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, स्रोत का उदाहरण नहीं है, क्या हो गया, नाभिकीय हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर लास्ट 40। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब कल। ठीक है, धन्यवाद।